अगले साल भी कुछ पॉइंट्स रिडीम करने आएगा तो कभी ना कभी ये 100% होगा। जब तक ये 100% नहीं होगा ये टी काउंट का बैलेंस खत्म नहीं हो सकता। ये क्रिएट हुआ 31,000 पे, रिवर्स हुआ 10,000 से, फिर रिवर्स हुआ 12,000 से, और फिर रिवर्स हुआ 4,000 से। अभी तक कैरी डाउन में कुछ पड़ा हुआ है। ये करंट, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का कैरी डाउन तब तक जीरो नहीं आएगा जब तक यहाँ पे 100% ना आ जाए। वो 10 साल लगे 15 साल लगे उससे हमें कंसर्न नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स आमतौर पे किसी मुद्दत के लिए नहीं होते। मुद्दत के लिए हो तो जब मुद्दत खत्म होगी फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दीजिएगा। नहीं हो सकती माय डियर, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं खत्म हो सकती, कोई मसला ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई कह रहे हैं 7600 से बढ़ जाए, अभी मैंने आपको बताया है वो बढ़ के हमारे अंदाजे के अगेंस्ट भी चले 8000 भी ले ले तो हम इस कैलकुलेशन को नहीं छेड़े ना, इस फिगर को अब छेड़ते ही नहीं कभी जिंदगी में, वरना तो ये फिगर रिवाइज करनी होती। वो जब 8000 भी कर लेगा तो फिगर इसी के ऊपर 100% लगाएंगे। क्या 100% से ज्यादा नहीं होगी, हमने असल में इस फिगर को छेड़ना नहीं है ना, बस ये बात है माय डियर। इसी पे 100% लगाना है, 31579 इंटू 100%। ये फिगर रिवाइज नहीं कर सकते। जब हम 31579 पे 100% लगाएंगे तो वो 31579 नहीं आएगा, उससे ज्यादा रेवेन्यू बढ़। इसमें 2000 और हो ही नहीं सकते, 8000 से ऊपर हम उसको पॉइंट्स दे ही नहीं सकते, वो वैलिड ही नहीं है। लें और क्या करना है और 8000 से ऊपर चले जाए तो दुकानदार पागल है, जिसने उसको ऑफर 8000 की है और ज्यादा पॉइंट दे रहा है। ठहर जो ना उनकी, अच्छा वो खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही दाएं वाले बाएं वाले को चुप करा के जो है वो मेरे से पूछने दिया करें, इनके पास ना बैठा करो। जी मोहतरम, ये परचेज स्टेजेस में होती है, स्टेजेस वाली परचेज के सवाल अलग हैं, वो अगर करने हुए तो वो भी कर लेंगे, जिस स्कोप तक आई के अपने डिस्कशन की हुई है उसी स्कोप तक रहें, वो बात आपकी ठीक है। ओके वो निकाल लें, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, दूसरा पार्ट बना दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। पेज 154, it can be classified as one of the important para of this standard, that is para 35. An entity transfers control of a good or service over time. स्टैंडर्ड कह रहे हैं ये चीज आप कस्टमर को ऐसे ही नहीं पकड़ा रहे, ये लो पकड़ो मार्कर, आप उसको ये ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर टाइम। इसी तरह नहीं, ये चीज आपने कस्टमर को दे दी एट अ पॉइंट इन टाइम, बल्कि आपने उसको कैसे दी है, ओवर टाइम। एंड देयरफॉर इट सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन and record revenue over time, satisfies a performance obligation and record revenue over time if one of the following criteria is, ये तीनों बातें पूरी होनी जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई एक बात भी पूरी हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है ओवर, लेकिन अगर तीनों में से एक बात भी पूरी ना हो तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे एट अ पॉइंट। अब दाएं बाएं वाले को जगा दें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसमें सबसे पहली आसान मिसाल है जो हमने बचपन के अंदर पढ़ी हुई थी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। जिम सर्विसेज बाय जिम, इलेक्ट्रिसिटी, वापडा वाले सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कॉलेज, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सिक्योरिटी कंपनी,
payroll services provided by an accounting firm and cleaning services. फिक्रा याद करें, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम बेनिफिट्स. बोलें, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम बेनिफिट. अच्छा, बर्गर वाली दुकान ने मुझे बर्गर दिया, मैंने साइमल्टेनियसली रिसीव करके कंज्यूम कर लिया? बिल्कुल नहीं. मैंने कहाँ रिसीव करके कंज्यूम किया? मैंने तो अभी रखा है अपने पास, अभी खोलूंगा, खाऊंगा, वो बाद की बात है. हो सकता है घर में जाके ओवन में रख दूं. लेकिन अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं कहीं, तो साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहे हैं सर्विस. अब अलग से नहीं कि बाकी स्विमिंग घर जाके कर लूंगा. इलेक्ट्रिसिटी में भी यही है भाई. ये बहुत बारीक डिस्कशन है. अटेंटिव रहें. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी पास पेपर क्वेश्चन 15 करने हैं इसके बाद कल हमने, जिसमें ये सवाल ही आया कि हमने सिर्फ पैरा 35 में से डाला, प्योरली थ्योरी बेस्ड सवाल आया था. अच्छा, सिमिलरली वापडा वाले जो बिजली दे रहे हैं, ये थोड़ी सी बैग में डालने, घर जाके इस्तेमाल कर लीजिएगा? नहीं. असल में दुनिया में जो हो रहा था ना, उसको अक्सान अकाउंटेंट्स ने अल्फाज दिए. हम तो अकाउंटेंट्स को दाद देते हैं, उन्होंने क्या खूबसूरत लफ्ज निकाला, साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम. यानी अकाउंटेंट्स ने जिम्स में गए, स्विमिंग पूल्स में गए, अकाउंटेंट्स ने बिजली, क्लीनिंग, पेरोल सर्विसेज. जब अकाउंटेंट्स ने इन सबको देखा ना, तो अकाउंटेंट्स ने कहा इनके लिए एक लफ्ज निकलना चाहिए. तो मेरे ख्याल से फिर अकाउंटेंट्स ने एक लफ्ज निकाला बड़ा सोच के, साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम. ये जो मैंने इनको मार्कर दिया ना, ये इन्होंने ये साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम नहीं हुआ, जस्ट रिसीव हुआ. कंज्यूम तो ये जब कभी दिल चाहा टीचिंग शुरू करेंगे तब कभी ये कंज्यूम करेंगे, अभी तो इन्होंने सिर्फ क्या किया है. लेकिन बिजली के केस में, जिम के केस में, क्लीनिंग सर्विस के केस में, स्विमिंग के केस में, आप साइमल्टेनियसली सर्विस को, द कस्टमर simultaneously receive and consume the benefits provided by entity performance. अक्सान क्या मसला है? इधर देखें ना मेरी तरफ. प्रोवाइडेड बाय एंटिटीज परफॉर्मेंस. उन्होंने जिम अवेलेबल किया हुआ है, उन्होंने स्विमिंग पूल अवेलेबल किया हुआ है, उन्होंने बिजली मुहैया की हुई है. प्रोवाइडेड बाय एंटिटीज परफॉर्मेंस एज एंटिटी परफॉर्म. उनका परफॉर्म करना भी जरूरी है. आप मालिश करवा वो मालशी सड़क पे बैठे होते हैं, वो एंटिटी है, वो पूरी एंटिटी है, चपेड़, वो बिजनेस है उनका. वो जैसे जैसे आपके सर की मालिश कर रहे होते हैं, आप घर जाके उसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे. जैसे जैसे मैंने नहीं करवाई, अल्लाह का शुक्र है. वो तो दरगाह पे लोग लेट जाते हैं कि चलो यार मेरे सर की मालिश. तो जैसे जैसे भाई मैं आपको एंटिटी को परफॉर्म करता हुआ दिखा सकता हूं. आप किसी दिन चले मेरे साथ बागों में, एंटिटी परफॉर्म कर रही होती है. एंटिटी खड़े हो जाओ, परफॉर्म करके दिखाओ सर्विस, परफॉर्म करके. खड़े हो माय डियर, शर्माए ना, आप खड़े हो. ये एंटिटी है, ये कस्टमर है, परफॉर्म करो सर्विस उसके सर पे. एंटिटी इज परफॉर्मिंग, हाथ हिलाते रहो. एंटिटी इज परफॉर्मिंग, एंटिटी इज एंड कस्टमर. रिसीव और कंज्यूम नहीं, खाली रिसीव भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं. बैठ जाए. ओके, खामोश प्लीज, ट्राई टू बी मुहज्जिब. पुरवकार बरादरी से हैं, पराचे ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, शेख गुज्जर ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, मलिक जाट पठान ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते. पुरवकार बरादरी से आप लोग, मुसलमान हैं आप. अच्छा, पॉइंट नंबर 2. खामोश. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 ये था कि आपने कहा कि मैंने लैपटॉप के लिए जो है, या कंप्यूटर के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए स्टडी टेबल बनवानी है, अपने बैठने के लिए स्टडी टेबल बनवानी है. तो अम्मी ने कहा जो ठीक है, जो पसंद आई स्टडी टेबल वो ले लेना. तो आपने कहा नहीं, इधर ही बनवाऊंगा घर में. लकड़हारा मेरा एक जानने वाला है, वो मेरे साथ पढ़ता था, वो लकड़ी का काम कर रहा है. क्या हाथ दोगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इंसान ही करता है. नहीं,
वो मेरे साथ पढ़ता था, वो मैं इधर ही बुलवाऊंगा, अस्सलाम वालेकुम रशीद, क्या हाल है, क्यूएम क्या बना, कहता है अभी ट्राई कर रहा हूँ, चल यार मेरे का जरा मेज बनानी आ जा। तो वो आपके घर मेज बनाने लाल कमा रहे हैं आपको, अल्लाह का दोस्त है वो तो अक्सान। तो वो घर आ गया और घर आके अब जैसे जैसे वो आपके लिए टेबल बना रहे हैं वैसे वैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको, नहीं। इसके लिए फिर अकाउंटेंट्स ने लफ्ज निकाला, जैसे जैसे वो क्रिएट कर रहे हैं या इनहैंस कर रहे हैं एसेट, वैसे वैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपका कब्जा ट्रांसफर हो रहा है। आपका क्या हो रहा है? कब्जा कस्टमर का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे जैसे एंटिटी क्रिएट कर रही है, भाईजान लत्ता बन गई, जाते उसने कहा चारों लत्ते बना के खड़ी करके भी दिखाई, खड़ी नहीं हो रही थी, गिर जाती थी। भाईजान लत्ता बन गई, 4 लत्ते बनाने के बाद वो चला गया। जब 4 लत्ते बनाने के बाद वो गया तो एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट, एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन asset, that work in progress, that the customer control as the asset is created। और इसमें फिर अक्सर ये भी होता है, उठे आप आ गए हैं इधर, आप भी उठे, इधर आए। 3 दफा इनको समझा दिया कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे एंटिटी क्रिएट कर रही है, जो किसी को कहते हैं ना इंपॉर्टेंट, चीज मेनू पढ़ ले, हाथ होगी, कल रिवाइज करके पता चले लीज ते आईएस 12 भी नहीं आंदा ते उत्तों। एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट एन एसेट, एंटिटी परफॉर्मेंस एसेट क्रिएट कर रही है। वहां पे जैसे लोग आते हैं और पास भी होके चले जाते हैं, पता नहीं क्यों चीजें सर पे चढ़ाई हैं, फोकस करके टाइम दिया करें। The entity performance create or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or, इसकी मिसाल, an entity has entered into a construction contract to build on the customer's land। आपकी लैंड के ऊपर जो है वो कोई घर बना रहा है, जो आपने लैंड खरीदी हुई है या जो आपको विरासत में मिली है, उस पे आके कोई एंटिटी घर बना रही है आपके लिए। एनी वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग फ्रॉम एंटिटीज परफॉर्मेंस इज कंट्रोल्ड बाय कस्टमर। इसीलिए तो आप IAS 16 में एंट्री कर रहे होते थे, वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग डेबिट, कैश, क्रेडिट, इसीलिए। लेकिन आज स्टैंडर्ड सेलर का है। अब IAS 16 में क्या एंट्री करते थे? बिल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट, कैश, जो क्वालिफाइंग एसेट होता था। तो वो बायर के एंगल से तो उस पे IAS 16 और IAS 23 लगना है, और आप कहते थे मेरा वर्क इन प्रोग्रेस एसेट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो आप कस्टमर के एंगल से सोचे तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि काम अभी मुकम्मल। और सेलर के एंगल से सोचें तो सेलर परफॉर्म कर रहा है, और परफॉर्म करके कोई ना कोई चीज क्रिएट या इनहेंस कर रहा है। तो इसमें जितनी भी आप उठा के देखेंगे ना बुक्स, अक्सर यही एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपने अपने इलाके में किसी को बुलाया है और उसे कह रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ पे मेरे घर के अंदर ही फर्नीचर बना के दे दें, मेरे घर के दरवाजे, बने बनाए दरवाजे नहीं लाए, मेरे घर के दरवाजे बना के दे दें, मेरे घर के अंदर जो है वो एक कमरा नया बना के दे दें। तो जैसे जैसे वो बना रहा है वैसे वैसे आपके सामने एक चीज आ रही है जिसका कंट्रोल आपको मिल रहा है, कब्जा आपको मिल रहा है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं यहां भी बेहतर है कि सेलर को चाहिए, बायर जो भी अकाउंटिंग करे वो IAS 16 वाले टीचर से पूछें। ऐसी सूरत में सेलर को चाहिए कि अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे। मतलब कि अगर 31 दिसंबर को आपका दोस्त उस मेज की टांगे बना के चला गया है, तो उसको पता है कि आप, उसने मेज आपको 6000 की, चलें कर ले 6000 की बना के देनी है, तो वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाले, वो देखे कितनी लकड़ी लगनी है, कितनी लग गई, और उसको डिवाइड करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाले, और जाते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड करे फॉर द ईयर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। और उसका तरीका यही होगा, वो कहेगा कि 2500 की लकड़ी मिसाल के तौर पे लग रही है, 7500 की लगनी है, चलें 10,000 की टेबल मैंने इसको बेचनी है,
तो उसको पता चल जाएगा 33% जो है वो क्या कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। जब भी पीओ ओवर टाइम होगी तो या परसेंटेज वो देगा या आपको खुद निकालनी पड़ेगी। पीओ ओवर टाइम का मतलब ही ये है कि रेवेन्यू को 100% किसी एक दिन बुक नहीं करना, बल्कि रेवेन्यू को साथ साथ बुक करता है। तो वो जो चीज हम आईएएस 23 में पढ़ते थे, चीजें बन रही होती थी हमारे लिए, वो अगर हमारे गोदाम में हमारे इलाके में आके बन रही हैं तो उसका सेलर रेवेन्यू साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा होता था। ओके, अब आप पहले की मिसाल पढ़े, पॉइंट 1 की। कंपनी एम एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। कंपनी एम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि लाहौर से इस्लामाबाद तक जो है वो एक चीज मैं पहुंचा के दूंगी। कंपनी एम से मुराद जिसके कोई वो होंगे, क्या कहते हैं, गाड़ियां होंगी। इफ एम डिलीवर्स द इक्विपमेंट टू गुजरांवाला that is only part of the way, then another entity could transport the equipment the remainder of the way to Islamabad. अगर कोई मसला पड़ गया उस एंटिटी को और उसने वहां जाके रास्ते में रोक दी गाड़ी, उसने गुजरांवाला के बाद का सर जी गाड़ी नहीं चल रही, खराब हो गई है, तो आप अब चीज को दोबारा लाहौर लेके जाएंगे, यार मैंने तो लाहौर से इस्लामाबाद लेके जानी थी, या वहीं से आगे चले जाएंगे? कोई रास्ते में बस खराब हो जाती है तो आप दोबारा आ जाते हैं लाहौर की, यार मैंने तो लाहौर से डायरेक्ट जाना था, तो उन्हें रास्ते के अंदर ही। इसलिए कि आपने साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर लिया सर्विस। जैसे जैसे वो 1-1 किलोमीटर कवर कर रहा था, वैसे वैसे आपका फासला कम होता चला जा रहा था। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉल करती हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉल करती हैं यहाँ पे। कैसे? जैसे जैसे एंटिटी क्या करती है, नहीं ओ भाई, मैं एंटिटी पूछ रहा हूं यार, जीव आप लोग हैं। जैसे जैसे एंटिटी क्या करती है, परफॉर्म, उसने 1 किलोमीटर तय किया, फिर 1 किलोमीटर तय किया, वैसे वैसे नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर के लफ्ज ना बोलो ना, लफ्ज ही तो गलत बोलने नहीं। वैसे वैसे आप सर्विस को रिसीव भी कर रहे हैं और मींस आपको वापस दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। दोबारा पढ़ लें। कंपनी एम एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। इसके दरमियान में गुजरांवाला आता है। अभी किसी तीसरे ने पूछना कि गुजरांवाला तो लाहौर से पहले है, तो हम तो उधर गए हैं तो वापस लाहौर आएंगे, पाई दरमियान में आता है चांदा किला। इफ एम डिलीवर्स द, गुजरांवाला वालों से बात की है, इफ एम डिलीवर्स द इक्विपमेंट टू गुजरांवाला दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द वे, देन अनदर एंटिटी कुड ट्रांसपोर्ट द इक्विपमेंट द रिमाइंडर ऑफ द वे टू इस्लामाबाद विदाउट परफॉर्मिंग अदर एंटिटी। कोई और सेलर एम का काम दोबारा नहीं करेगा, वो उससे आगे काम करेगा। द अदर एंटिटी वुड नॉट नीड टू टेक द गुड्स बैक टू लाहौर। क्लीनिंग सर्विसेज में भी यही है कि कोई बंदा क्लीनिंग करते करते एक कमरे के बाद सॉरी चलें, जो भी हुआ अल्लाह की तरफ से, अब आपको जो बाकी 2 कमरे साफ कराने हैं तो आपको अब वो पहले वाला भी दोबारा साफ करवाना पड़ेगा। तो क्लीनिंग करते करते किसी बंदे को फोन आ गया, कोई चला गया वो बंदा, तो अब बाकी क्लीनिंग दूसरे कमरों की करा लेंगे उसे कि नहीं पहले से साफ करना शुरू करो। मैंने तो सोचा तो शुरू से साफ कराऊंगा। The other entity would not need to take the goods back to Lahore to deliver them to Islamabad. Criteria 1 is met, and transportation of equipment is a performance obligation that is satisfied over time. Clear? Similarly, कोई बंदा आपको सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज दे रहा है और 15 दिन बाद वो कहता है सर मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो असल में ये सिक्योरिटी कंपनीज बंदे प्रोवाइड करती हैं। तो आपने उस सिक्योरिटी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और नई सिक्योरिटी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, अब वो पहले 15 दिन वाली सिक्योरिटी दोबारा करनी पड़ेगी ना उनको, जो हो गई है। दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि नहीं यार टाइम गुजर गया ना, बोलो माय डियर लफ्ज बोलो, बिकॉज कस्टमर simultaneously received and consumed, customer simultaneously received and consumed, done। अब सर की मालिश करा लिया आपने, उसके बाद बंदा कहता है सर जी नहीं होना नहीं, पैर थोड़े बहुत गंदे सॉरी जी, मिसालें पता नहीं क्या सोच के नहीं आते शायद घर से, इस वजह से ऐसी मिसालें देते हैं, मैं नहीं करनी। तो अब आपको जब अगला बंदा पकड़ेंगे मालशिया, तो यू हैव टू रिसीव एंड कंज्यूम, ये वाली तो कर ली है, तो अब वो सिर्फ अगली वाली कर देगा आपको।
पॉइंट नहीं रिपीट नहीं करना। पॉइंट 1 के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर लेता है चीजें। ओके, अब है जी हमारा मेन पॉइंट, डेट इज, भाई कैलकुलेटर क्यों पकड़ा हुआ है? माय डियर इधर देखना, कैलकुलेटर है मोबाइल है? मोबाइल है, अच्छा ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मोहतरम, ये पॉइंट जो है ना ऑल टुगेदर नया आया, ये अजीब ही IFRS 15 ने कॉन्सेप्ट दे दिया जो पिछले स्टैंडर्ड्स में नहीं था। उसने कहा कि अगर सेलर अपने इलाके में रह के आपके लिए चीज बना रहा है, यानी आपने फोन किया किसी को कि भाई मुझे सैटेलाइट बना के दे दो मिसाल के तौर पे, वो अपने इलाके में अपनी फैक्ट्री में रह के बना के दे रहा है, तो स्टैंडर्ड ने कहा जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही है सर्विस और क्रिएट कर रही है आपके लिए वो सैटेलाइट, वैसे वैसे आपका कंट्रोल नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे पिज्जा हट वालों की हम बात करें, आपने उनको फोन किया कि पिज्जा बना के दे दो, तो अब जैसे जैसे देख, पिज्जे में पहला क्राइटेरिया तो वैसे ही पूरा नहीं हो सकता, आपको तो रिसीव ही नहीं हुआ, रिसीव करेंगे तो कंज्यूम करेंगे ना। आपने तो ऑर्डर किए 11 बजे, आपके घर पहुंचा 1 बजे, तो अब बताएं क्या वो रिसीव हो गए, कंज्यूम हो गए, या रिसीव ही 1 बजे होने? दूसरा क्राइटेरिया, जैसे जैसे एंटिटी पिज्जा हट वाले परफॉर्म करके क्रिएट कर रहे हैं पिज्जा, वैसे वैसे आपका कंट्रोल भी आ रहा है। क्यों? वो तो अब हमारे उधर आके देख तो नहीं बना के दे रहा, वो तो अपने प्रेमिसेस में रह के बना रहे हैं। स्टैंडर्ड कहते हैं यार थोड़ा सा होला हाथ रखो, ये जो लोग ऑर्डर करते हैं ना उन्हीं के इलाके में रह के चीजें बनवाओ। यानी आपने किसी कंपनी को कहा कि मेरे लिए मिसाल के तौर पे सैटेलाइट बनवा दो, कोई और चीज बना दो, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 बातें पाई जा रही हैं तो सेलर बेशक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले ओवर टाइम, सेलर बेशक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले ओवर टाइम। अगर उस बात सुने, ये यही तो IFRS 15 और पुराने स्टैंडर्ड का फर्क है। अगर सेलर जो चीज बना के दे रहा है वो कोई ऐसी चीज है जो आप ही के लिए खास है, वो और किसी को नहीं दी जा सकती। अगर वो आप ही के लिए खास है, आपने कहा है जैम भी डालने हैं पिज्जे में ना, जैम भी डालना है, थोड़ा सा ऊपर शहद भी डाल लेना, ये चीज अब सेलर के किसी काम की नहीं है, क्योंकि सेलर किसी और कस्टमर को दे नहीं सकता। होते हैं ऐसे ऐसे अजीब लोग होते हैं, गांव में आप चले जाएं जर्दे के ऊपर सालन डाल रहे होते हैं, कोरमा, नहीं उसमें कोई मसला नहीं है, हर एक का टेस्ट है, हर एक का टेस्ट है। हो सकता है हमारे गांव में भी ऐसे लोग कहते हैं मैं करता हूँ, तो दिल पे ले गया है मैं करना, ठीक है। अब मिसाल मैंने देनी थी यार, कोई अगर आपने जिंदगी में किया हुआ तो मैं क्या करूँ, अब मैंने मिसाल देनी थी यार, मैंने मिसाल देनी थी, इसमें क्या मसला है, ठीक है। कोरमे के ऊपर शहद डाल लेते हैं लोग, मिसाल देनी थी हमने। अच्छा अब मुझे ये बताएं, वो सोच रहे चाय और चावल, ठीक है, चावलों के ऊपर चाय डाल। अब मिसाल नहीं आप लोग दे दें, ये आप लोग हमें मिसालें दे रहे हैं कि एंटिटी के लिए। अच्छा खामोश, बेटा आप उसको अपनी मिसाल दे दो, दे दिया, चलो ठीक है, जैकेट के ऊपर चाय, ओके। अब माय डियर, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 बातें पाई जाएं, सेलर ऐसी चीज बना रहा हो जो सेलर के किसी काम की नहीं है, बल्कि वो सिर्फ किसके काम की हो, कस्टमर के, और अगर कस्टमर कैंसल कर दे कॉन्ट्रैक्ट तो सेलर को जितना काम अधूरा किया, क्योंकि सेलर के तो वो किसी काम का नहीं है पिज्जा, सेलर ने जितना काम अधूरा किया है उसके पैसे कस्टमर देगा, और कोर्ट्स में ये साबित भी है कि अधूरे काम के पैसे दिलवा दिया करते हैं कोर्ट्स बीच में पढ़ के, या लॉयर्स जो है एग्रीमेंट बनाते हुए ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं कि वो सेलर बेचारे को कंपनसेट करा देते हैं। क्योंकि अगर आपने बीच में कह दिया 11:30 फोन करके कहा नहीं 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 मुझे नहीं पिज्जा, ओ भाईजान पूरा जैम पाछड़े अंदर है पाछड़े, जो मेरा अधूरा लॉ काम हुआ है उसके तो पैसे दो ना, तो ये बड़ा अजीब सा सिनेरियो है, ये नए स्टैंडर्ड ने डाला है। ऐसी सूरत में भी सेलर को चाहिए मस्ट कि वो रेवेन्यू पिज्जा डिलीवर होने पे रिकॉर्ड ना करे। अगर 11 बजे आपने ऑर्डर किया और 1 बजे उसने डिलीवर करना है, तो 12 बजे तक जितना पिज्जा बन गया है
उसका कंट्रोल आपको नहीं ट्रांसफर हुआ, उसका कंट्रोल आपको नहीं ट्रांसफर हुआ, लेकिन फिर भी दुकानदार को क्या चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। डन। अच्छा, अब सर आसिफ ने ऑर्डर की गाड़ी होंडा को, आप बता दें होंडा जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम करेगा या ओवर टाइम करेगा? अच्छा, पहला सवाल आपसे पूछता हूं, एक नॉर्मल सी गाड़ी होगी ना, आपके जहन में कुछ ऐसी अजीब बात तो नहीं है, नॉर्मल सी गाड़ी होगी जो 1000 कस्टमर्स को भेज दें, सरासे को भी भेज देंगे, ठीक है। अब सरासे ने गाड़ी ऑर्डर कर दी, उनको महीना उनको बनना है, 15 दिसंबर को उन्होंने बनानी शुरू करनी है, 15 जनवरी को गाड़ी बन के तैयार हो जानी है और उन्होंने सरासे को भेज देनी है। अच्छा, 15 दिसंबर को जब सरासे ने ऑर्डर किया है तो साइमल्टेनियसली रिसीव होकर इस्तेमाल हो गया, गाड़ी अब नजर ही नहीं आ रही, ये तो फेल हो गया। जैसे जैसे वो गाड़ी क्रिएट कर रहे हैं वैसे वैसे सरासिफ का टायरों पर लोहे पर कब्जा आता जा रहा है। नहीं, सरासिफ घर आके तो गाड़ी नहीं बना रहे, वो तो अपने इलाके में रह के बना रहे। ये तीसरा पॉइंट ना पढ़े, मेरे से सुने, वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो उनके किसी काम की नहीं है। ओ भाई, वो आम सी गाड़ी है, वो उनके किसी काम की है, वो कोई सरासिफ की रिक्वेस्ट पे नहीं गाड़ी बना रहे। सरासिफ ऑर्डर कैंसिल कर भी दें तो कहेंगे ठीक है जाएं भाई, अब हम किसी और को भेज देते हैं, जाएं भाई, ठीक है। वो कोई ऐसी खास चीज बना रहे हैं जो सिर्फ, सोचें जरा, वो कोई ऐसी खास चीज बना रहे हैं, कोई स्पेशल ऐसी चीज बना रहे हैं कि अगर वो सब उनको परेशान है, यार इन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर छोड़े तो साडा बिजनेस पे गया तो ये टायर क्या करेंगे, और ये समझ आ गई बात। तो इसका मतलब है वो कोई ऐसी खास चीज भी नहीं बना रहे कॉम्प्लिकेटेड किस्म की। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड कहते हैं ये तीनों टेस्ट फेल हो गए हैं, तो होंडा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता जब तक के गाड़ी डिलीवर। हाँ, बिल एंड होल्ड हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी हुई है, अगर वो हो रहा है। अच्छा, अब मैं मिसालें दे रहा हूँ, थोड़ा सा तजर्बा है मेरा पढ़ाने का स्टैंडर्ड मैं वही वाली मिसाल। अब एक बंदा ये कह दे कि भाई मुझे जो है वो रेस मेरे हाथ में चाहिए, पाँव में होती है ना, पाँव में होती है, रेस मेरे हाथ में चाहिए। भाई अब अजीब सी बात कर रहा हूँ, मे बी आप माजूर पर्सन, तो उसके रिक्वेस्ट के लिए आप गाड़ी बना रहे हैं। अब आप 15 दिसंबर को उसने ऑर्डर किया और 15 जनवरी को आपने डिलीवरी करनी है, बल्कि डिलीवरी आपने 15 फरवरी को करनी है, इस गाड़ी के बनाने में टाइम लगना है हमें। तो जैसे ही कस्टमर ने रिसीव किया गाड़ी, वैसे ही उसने खा लिया गाड़ी। अब नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे जैसे वो क्रिएट करें वैसे वैसे गाड़ी के ऊपर कब्जा आ रहा है इसका। वो एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो उनके काम की नहीं है। अब यस नो सोच के बोल रहे हैं, वो एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो उनके काम की, यस, वो ऐसी गाड़ी बना रहे हैं, वो ऐसा पिज्जा बना रहे हैं जो उनके काम का नहीं है। अब तू हाँ करेगा, वो ऐसा पिज्जा बना रहे हैं जेमाइज्ड, शहदाइज्ड, जो उनके काम का नहीं है, वो ऐसा पिज्जा बना रहे हैं जो उनके काम का नहीं है। अब इस पॉइंट में आके बताएं, वो ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो उनके काम की नहीं है। लेकिन ये काफी नहीं है, ये चाहिए ये काफी नहीं है, और भी लगा हुआ यहां पे, और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है या इंप्लाइड है कि अगर कस्टमर कैंसिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये माजूर बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, तो फिर सेलर का राइट होगा कॉस्ट इनकर्ड ऑन कार। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ के ख्वाब च ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਦਿਮਾਗ ਇੰਜ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ मुंह खोल। अब सुनो, हुण समझ आएगा, ज्यादा होगी, सॉरी, आंखें ना बंद किया करें ना। तो अब मुझे ये बताएं कि एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू एंटिटी। पिज़्ज़े वाली मिसाल रखें, गाड़ी वाली कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू एंटिटी। बार बार पढ़ेंगे लफ्ज, पिज्जा, जेमाइज्ड पिज्जा, एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू, मैं ऐसा पिज्जा नहीं बना रहा जो मेरे काम का है, ये शर्त है। बार बार पढ़ें हम, एंटिटी परफॉर्मेंस is not creating a pizza
विद अ यूज टू एंटिटी। आप बनाते हैं जी गाजर का हलवा, बड़ा जबरदस्त, आपका गाजर का हलवा मशहूर है। आपका गाजर का हलवा नहीं, आप जो बनाते हैं आपका गाजर का हलवा। मैं आपका गाजर का हलवा बना दूं? मेहरबानी जादू। अच्छा, आप बनाते हैं गाजर का हलवा, आपका गाजर का हलवा बड़ा मशहूर है। तो अब किसी ने कहा कि इसमें हल्दी भी डालनी है। अब आप एंटिटी हैं, एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग अ हलवा विद एन ऑल्टरनेट यूज टू एंटिटी। मेरा कोई और इसका इस्तेमाल नहीं है, मैंने तो स्क्रैप ही करना है फिर इसको, मैंने तो इसको डॉगीज को मेरे तो वो पैसे नहीं देने उन्होंने, तो मैंने तो इसको किसी काम में नहीं लाना। समझ आ गई बात थोड़ी थोड़ी इस लफ्ज की? माय डियर, इस लफ्ज की समझ आ गई? सेलर्स परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू सेलर। बार बार बोलें, सेलर परफॉर्मेंस इज नॉट, ये ना ये 3 पैरास याद करने हैं, ये 3 पैरास याद करने पड़ेंगे आपको, यहां तक ब्रैकेट से पहले पहले 2 लाइनें हैं। सेलर्स परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू सेलर। सेलर को कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है। एंड, लेकिन इसमें दूसरी बात शर्त है, खाली ये होना काफी नहीं है। एंड सेलर हैज अ इन्फोर्सेबल राइट का मतलब होता है यानी उस मुल्क के अंदर कोई बदमाशी नहीं चलती लोगों की, इन्फोर्सेबल कोर्ट्स हैं मौजूद, लोग हेल्प करते हैं और पैसे निकलवाए जा सकते हैं, क्योंकि उसने अगले दिन ऑर्डर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो हम तो फारग हो गए। एंड द एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। और नीचे जाके हम पढ़ेंगे, जो आई के अपने हमारे सिलेबस में नहीं डाला हुआ, राइट टू पेमेंट का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हुआ तो हम उससे अधूरे पिज्जे की कॉस्ट भी रिकवर करेंगे और उसका रीजनेबल प्रॉफिट भी लेंगे। ये मतलब है, अगर खाली कॉस्ट रिकवर कर लिया आपने उससे तो भी ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। तो बचाएं, जो स्पेशल टाइप चीज हम कस्टमर को बना के दे रहे हैं उसमें अगली शर्त क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर क्या करे, इधर डाल लेना, एंड इफ कस्टमर, क्योंकि अधूरी पेमेंट तो बनती तब है जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो, वरना अधूरी पेमेंट क्यों करनी है? इफ कस्टमर, एंड इफ कस्टमर कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट, चले पेज नंबर ही नहीं बता भाई, पेज 154 थे यहाँ से, ये दोनों बातें लिखें। अब हम एक एक करके मिसालें देना शुरू करते हैं, आपने मसाला लगा के जवाब देना शुरू करना है जी। नहीं दूंगा सर, आसिफ आइंदा किसी और की दे दूंगा। बोलें गाड़ी वाली बात बोले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्डिंग वाली। अच्छा, बिल्डिंग कोई ऐसी खास चीज नहीं होती माय डियर जो कि किसी और को दी ना जा सके, मेरा तो यही ख्याल है। बिल्डिंग कोई ऐसी खास चीज नहीं होती जो किसी और को दी ना जा सके। सर आसिफ ने आपके वालिद साहब को कहा कि मुझे, आपने सुना है हम आप बहुत बड़ा प्लाजा बना रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे 2nd फ्लोर के ऊपर ना, सी व्यू वाली साइड के ऊपर जहाँ से समंदर नजर आता है, कराची में पढ़ा रहे हैं सर आसिफ, तो मुझे सी व्यू वाली साइड के ऊपर जो है ना आप एक रूम बना के दे दें। तो ठीक है, वो लोग जो सी व्यू वाले साइड पे रूम बना के देंगे वो कोई ऐसा खास रूम तो नहीं है, सर आसिफ ने ना लिया किसी और को दे दें, क्योंकि ऐसी तो कमरा तो आम सी चीज़ है, कमरा कौन सी खास चीज़ है जी? वो सभी क्या मतलब? हाँ हाँ, उसमें क्या मसला है, उसमें क्या मसला है, यानी बंदा मारना जरूर होता है एग्जाम्पल में। अच्छा, हमने जो मालिश में पाँव गंदे कराए थे वो मसला नहीं, इधर बंदा ही मार दिया। अच्छा, अब मोहतरम इट्स ओवर नाउ, इसकी एग्जांपल्स और बाकी चीजें हम करना शुरू करेंगे, अभी बस एक छोटा सा सवाल कर लें। अच्छा जी, तीसरे पे ही कल इंशाल्लाह बात होगी और रिवीजन होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट हल्का सा आपको बस टच देना था, हमने तो इसकी ब्रैकेट वाला डेटा भी नहीं पढ़वाया अभी आपको। तो आप बता दें, कस्टमर, ये याद करने ना लफ्ज, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, जिम, स्विमिंग सर्विस, तो फिर एंटिटी कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करे?
अच्छा, जहां कस्टमर का लफ्ज आएगा वहां कस्टमर, जहां एंटिटी का लफ्ज आएगा वहां एंटिटी, लेकिन कंक्लूजन यही निकालने के एंटिटी ने रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू ओवर टाइम। आगे कस्टमर एंट्री करता है स्विमिंग एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, वो हमारे स्कोप में नहीं है क्योंकि हम सेलर का स्टैंडर्ड कर रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर वो आपके घर आके चीजें बना के दे रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में चीजें आके बना के दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जैसे जैसे एंटिटी पर फॉर्म करके क्रिएट और इनहेंस कर रही है, वैसे वैसे कस्टमर नहीं कंज्यूम नहीं कर रहा मेरे भाई, वैसे वैसे कस्टमर कंट्रोल कर रहा है एसेट। और अक्सान, आखिरी बात, फिर करीब हो गया, थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा और, एक ही दफा इतना हो जाओ ना कि मुझे कहना पड़े थोड़ा सा इधर हो जाओ। और तीसरी बात, एंटिटी को चाहिए कि ये एक बहुत बहुत एक ब्रॉड एंगल है स्टैंडर्ड का और बड़ी छूट दे दी है सेलर ने, इससे जमीन आसमान का बड़ा फर्क पड़ा है लोगों की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज के ऊपर। ये एंटिटीज रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं करती होती थी, 2-2 साल सैटेलाइट बना के दे रहे हैं, 3-3 साल सैटेलाइट बना के दे रहे हैं लोगों के लिए, और बेचारे रेवेन्यू जीरो रिकॉर्ड करते होते थे। वो तो 3-3 4-4 साल लग जाते हैं लोगों के लिए ऐसी चीजें बनाते हुए। तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ये तीसरा पॉइंट आने की वजह से। अब होता क्या है, उन्होंने थोड़ा सा भी सैटेलाइट बनाया होता है तो अल्लाह का शुक्र है पहले साल के एंड पे रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करके जाते हैं, उसके पैसे भी लेते हैं, पैसे मर्जी क्रेडिट सेल करें ना लें, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी ये लोग बांटने लग गए हैं। तो इसके तो बड़े इंपैक्ट है पूरी दुनिया के ऊपर। इस हर पॉइंट का इंपैक्ट आप देखें तो आप जाके देखेंगे कि इस पॉइंट का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, और दुनिया के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज बदल गई हैं लोगों की, और लोग बड़े खुशी से जल्दी जल्दी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने लगे हैं। लेकिन इसमें शर्तें दो हैं, एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो कस्टमर के ही काम की है, हमारे काम की नहीं है, जेमाइज्ड पिज्जा। और दूसरी बात, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं तो किसका राइट क्या है? एंटिटी का राइट है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रिकवर कर लेगा। बस इतनी सी बात पढ़ाइए। ओके, एग्जांपल 5 करें। ये एग्जांपल 5 आज वाले कॉन्सेप्ट की नहीं है, तो वैसे एक नॉर्मल सी जरा एक रिवीजन सी है। एग्जांपल 5 निकाल लें जी। हाँ जी, नहीं, वो हम बात करेंगे कल तफसील से। अभी ना एग्जांपल्स हम कल देना और शुरू करेंगे। फिलहाल हमारी एग्जांपल्स तक रहो जिस हद तक हमने दी हैं। माजूर बंदे के लिए गाड़ी बन रही थी और पिज्जा बन रहा था जैम वाला। एग्जांपल 5, an entity is developing a multi-unit residential complex। सिंपल सी एंट्रीज हैं, बस एंट्रीज करनी है। An entity is developing a multi-unit residential complex। तो क्या चीज जहन में आ रही है कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल शायद बनाना है, या शॉपिंग मॉल में नीचे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो दुकानें होंगी, और सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर घर होंगे, कुछ भी बना रही है, और छत के ऊपर जो है स्विमिंग पूल बना देंगे या कोई टेबल टेनिस का। An entity is developing a multi-unit residential complex। आ कस्टमर, एक बंदा आया आगे, कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है आपसे विद द एंटिटी फॉर अ स्पेसिफाइड यूनिट, कोई ये खास यूनिट मुझे दे दो जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ईच यूनिट हैज अ सिमिलर फ्लोर प्लान एंड इज ऑफ सिमिलर साइज। सारे कमरे जो है वो 10 बाय 10 फुट के या 12 बाय 12 फुट के हैं, बट अदर एट्रीब्यूट्स आर थोड़े बहुत चेंज। फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ यूनिट विद इन द कॉम्प्लेक्स, कि किस तरफ है, सूरज धूप आती है नहीं आती है, या ये सारे चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन साइज वगैरह सब सेम है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ यकम जनवरी 2008 को। 30 लाख रुपए का हमने उसको एक कमरा बना के देना है। एक कस्टमर आया है, आ कस्टमर, 2 साल लग जाएंगे चीज बना के देने में, ये कमरा बना के देने में 2 साल लग जाएंगे। एंटिटी का ईयर एंड 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। 31 दिसंबर 8 की रात तक 60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 31 दिसंबर 8 की रात तक 60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। पहला सवाल, एंटिटी customer is simultaneously receiving and consuming this, या he will receive after 2 years? चलो, पहला तो फारग हुआ। दूसरा बोलो, दूसरा, as and when the entity is performing, it is creating an asset on which customer is getting control। नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये एंटिटी अपने इलाके में कोई यूनिट बना रही है मल्टी रेंज। मैं तो बेचारा इतना कमजोर सा बंदा हूँ, मैं उसमें से एक कमरा को लेने गया हूँ, तो ये तो मेरे ख्याल से वो अपने ही इलाके के अंदर रह के बना रहे हैं। मुझे तो कहीं भी नहीं लग रहा कि हमने लैंड खरीद के दी है और वो हमारे लिए एक घर बना रहे हैं। ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर मैंने एक यूनिट सिर्फ लेना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे हो सकता है जैसे जैसे वो बनाए वैसे वैसे मेरा कब्जा आता रहे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ। तीसरी चीज, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कि एसेट कोई खास नेचर का है जो एंटिटी के इस्तेमाल का बाद में नहीं होगा। मैंने कमरा ना लिया तो कोई मसला नहीं, हो सकता है धूप के बगैर वाला कमरा हो। 1000 बंदे हो रहे हैं लेने वाले, जिनको सस्ती चाहिए उसी बिल्डिंग में चाहिए लेकिन सस्ते चाहिए, और 1000 बंदे लेने वाले जो कहते हैं नहीं थोड़े 2 लाख रुपए और डाल देंगे हमें सन फेसिंग चाहिए। वो उनकी मर्जी है, 1000 लोग हैं लेने वाले, इसमें क्या मसला है? तो तीसरा क्राइटेरिया में 2 बातें पूछनी थी, लेकिन पहली बात से ही पता चल गया कि एंटिटीज परफॉर्मेंस इज क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू एंटिटी। ये एंटिटी कोई और इस्तेमाल कर लेगी, ये कोई खास किस्म का घर नहीं है। तो तीनों बातें हमने टेस्ट कर ली। अब हमने इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है जब पोजेशन ट्रांसफर होगी, तो इसको काट दें। 60% का कुछ नहीं करना। हाँ नहीं, स्पेसिफिक यूनिट का मतलब यानी उनमें से एक दे देना। स्पेशल और स्पेसिफिक को मिक्स तो ना करो, स्पेसिफिक को एक चीज दे देना उसमें से मुझे। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब डील में पैसे पूसे कैसे तय हुए हैं वो आपको पता है। स्टैंडर्ड में रेवेन्यू की कहानी अलग चल रही होती है, कैश की कहानी अलग चल रही होती है। कस्टमर पेज 10% डिपॉजिट ऑन यकम जनवरी। कैलकुलेटर ना पकड़े, 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया अभी दे दो, यकम जनवरी को रिफंड कर दूंगा तुम्हें। अगर मैं बोले 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 अगर मैं फेल हो गया, जैसे कॉलेज वाले कहें कि अगर आप जो है ओ फेल देन में ना लाइए, बात ही कुछ हो रहा है, फेल फौरन देन में ले आए, ऐसी मिसालें ना दिया करें। जैसे कॉलेज वाले कहें अगर हमने क्लासें ना पढ़ाई तो हम आपको जो फीस एडवांस पकड़ी हुई है प्री रजिस्ट्रेशन वो वापस कर देंगे। मैंने कहा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा वापस कब करेंगे? इफ द एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट। मेरे ख्याल से जब वो कहेगा मैंने नहीं बनाना तभी वापस कर देना चाहिए ये पैसे। रिमाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बकाया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं। 30 लाख माइनस 3 लाख 27 लाख। 27 लाख रुपया पेएबल है ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स फिजिकल पोजेशन ऑफ द यूनिट। ये कितने सालों बाद होने? 2 सालों बाद। तो ओहो लड़ाई हो रही है थोड़ी सी। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन मुझे बताया करो ना, कानून को अपने हाथ में ना लिया करें। यानी कि मतलब ये कि आप बस के अंदर बैठे हैं और पिछली सवारियां जो है वो तंग कर रही हों तो कंडक्टर ठीक है, इंसान है, सीखने वाले हैं मरते दम तक। The remainder of the contract price is payable on the completion of the contract when the customer obtains physical possession of the unit. If the customer defaults, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है on the contract before completion, यानी कस्टमर कह दे यार मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। तो फिर एंटिटी के पास सिर्फ इतना सा हक है कि वो 10% जो रखा हुआ है उसको कब्जे में ले लेगा। इसको उससे कंपेयर ना करें, क्योंकि वो जो हमारे तीसरे स्टेप में दूसरी लाइन थी ना, वो तो तब लगती जब तीसरे स्टेप में पहली लाइन पूरी होती। तीसरे स्टेप में पहली लाइन ही पूरी नहीं हुई, कोई सा स्पेशल घर तो बन नहीं रहा, ये इसको नहीं दूसरे को दे देंगे, दूसरे को नहीं तीसरे को दे देंगे। ओके, अब मेरा पहला सवाल, पहला बुलेट पढ़ के बताएं। अगर एंटिटी ने बीच में चलते चलते 2 साल में कह दिया कि नहीं सर हम आपको नहीं बेच रहे चीज, हमें पता चल गया कि आप जो है वो शरीफ इंसान नहीं है और आप हमारी बिल्डिंग में आके लोगों को भी तंग करेंगे, हम आपको चीज नहीं बेच रहे, तो फिर if customer pays a 10% deposit तो it is refundable only if entity fails to। अब एंटिटी उसके लिए नहीं बना के दे रही, कहती मैं फेल होगी, मैं नहीं बना के दूंगी, जो कर लो करना मेरे था, तो बस उसको वापस करें उसके पैसे। दूसरी बात, the remainder of the contract price is payable on completion when the contract, जो ये तभी मिलेगी जब कंप्लीट होगा, नहीं होगा तो फिर 27 लाख भी नहीं मिलेंगे। और तीसरी बात, ऐसा भी हो सकता है बीच में कस्टमर किसी दिन आके कहे यार मेरा तो जो है वो टिकट आ गई है, मुझे ख्वाब आ गया 2 दिन बाद मैं मर रहा हूँ, तो मेरे 10% वापस करो। तो नहीं 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 नहीं, वो फिर कस्टमर कहते हैं फिर तेरे वापस नहीं करेंगे हम, अगर तू मुकर जाए बीच में तेरे पैसे पे क्या कर लेंगे? कब्जा। वो ठीक है, मर्जी है एंटिटी की। 3 सिनेरियोज में एंट्रीज कर दें। एक तो अच्छा सिनेरियो है, सब जबरदस्त हुआ, द यूनिट इज कंप्लीटेड एंड पोजेशन इज ट्रांसफर, 2 साल बाद आपने उसको बिल्डिंग बेच दी, एक तो अच्छा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, 2 महीने बाद, यकम जनवरी को शुरू हुआ था ना कॉन्ट्रैक्ट,
2 महीने बाद एंटिटी ने किसी और कस्टमर को ये दे दिया, तो ये कौन सा वाला आपको लग रहा है सिनेरियो? ये कौन सी लाइन आपको अब एप्लीकेबल लग रही है? एग्रीमेंट में ढूंढने कि किसको कैसे सेव करना है, किसको कैसे सेव करना है, जरा ढूंढे एग्रीमेंट में। पहले बताएं, हैंड किसने की है? एंटिटी ने। एंटिटी ने क्या कहा? मैं आपको बिल्डिंग नहीं दे रही। कौन रोएगा? कस्टमर को जरा सेव करें। कैसे सेव करेंगे? कस्टमर को उसके पैसे वापस कर दें। तो अगर एंटिटी ये करते हैं, अच्छा, लेकिन इधर क्या हुआ है? द एंटिटी कंप्लीट्स, एंटिटी ने पूरा करके दे दिया, कस्टमर कहते हैं नहीं यार मैंने नहीं देना। एंटिटी ने इसलिए सोचा कि किसी और को भेजें, वो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसको छोड़ें। एंटिटी ने सोचा किसी और को भेजें, फिलहाल इस कस्टमर का बताएं क्या करना है, वो तो किसी और का डाटा उसने दिया नहीं आगे। अब किसने जुल्म किया है? कस्टमर ने जुल्म किया। कस्टमर ने क्या कहा? यार तुमने अच्छा किया, आपने चीज बना दी, बहुत अच्छी है सर, बहुत पसंद आई मुझे, लेकिन और सेलर कांपने लग गया। क्या लेकिन? कहते नहीं मुझे नहीं पसंद। ठीक है सर, कहते जा फिर मैं किसी और को भेज दूंगा। अब मुझे ये बताएं, अब किसको गम हो रहा है? एंटिटी को। क्या गम हो रहा है? कि ग्राहक चला गया, दूसरा ग्राहक ढूंढने में टाइम तो लगता ही है ना, 2-4-10 दिन लगेंगे, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अब एंटिटी को सेव करें। कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटिटी सेव हुई, जरा ढूंढें। हाँ, डन, तो ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि पहले वाली एंट्री तो मेरे ख्याल से हर सिनेरियो में शायद होगी कि नहीं। पहले वाली एंट्री तो कैश तो पकड़ेंगे ना, कैश तो उससे पकड़ेंगे। फिर कैश पकड़ने के बाद इस, अगर आपने एंट्रीज करनी है तो फिर पहले वाली तो तीनों में करके मैं रख देता हूं। फिर इस सिनेरियो में एंट्री होगी 2 साल बाद, वो मैं बताऊंगा क्या होगी। इस सिनेरियो में एंट्री पहले साल ही एंट्री हो जाएगी, और इस सिनेरियो में भी एंट्री होगी 2 साल बाद। चलें जी, ट्राई करें, शुरू करें। चाहे जो मर्जी सिनेरियो बने, आज क्या तय हुआ था, आज कितना एडवांस मैंने लेना है? मैंने लेना है इससे मुराद है ये स्टैंडर्ड किसका है? सेलर का है या बायर का है? सेलर का है, एंटिटी का है। जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ सिनेरियो 1, 2 एंड 3, इस तरह तो नहीं लिखना चाहिए था। 1, 2 एंड 3, फिर 1, 2, 3, इस तरह नहीं लिखना चाहिए था। हर एक की एंट्रीज अलग अलग करें भाई, हर एक की एंट्रीज अलग अलग करें। पहले पहला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1। अच्छा जी, सिनेरियो 1 में पढ़ें जी क्या। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सवाल इस तरह बनेगा कि इनको अभी हम इग्नोर कर देते हैं, और पूरा सवाल मैं पढ़ के आया हूं, और रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है कि एंटिटी ने कंप्लीट कर दी और पोजीशन। आप बताएं इस सूरत में मैं क्या करूं? आप सवाल एक दफा पढ़ लें। एंटिटी ने कंप्लीट कर दिया, एंटिटी ने डेवलप करना था उसके लिए घर, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ 30 मिलियन उसकी प्राइस तय हुई। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? एक ये तो सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की क्लासेस, ये एंट्रीज हैं। द एंटिटी ईयर एंड इज 31 दिसंबर। द कस्टमर पेज 10% डिपॉजिट ऑन यकम जनवरी। कस्टमर ने 10% डिपॉजिट दे दिया यकम जनवरी को। रुपीज इन 3 मिलियन है, रुपीज इन 1000, चलें ठीक है, खैर चलें ठीक, रुपीज इन 1000 में कर लें। 3000 इंटू 10%, 3 लाख रुपया मैं बोलूंगा, ताकि वो वाली चीज हमारी कायम रहे। डेट बताएं। यकम जनवरी 2008। नेक्स्ट, रिफंडेबल ओनली इफ एंटिटी फेल्स। देखें जी, एंटिटी फेल हुई, जल्दी बताएं, एंटिटी फेल हुई। फिर ये लाइन क्या करूं, अब इसका क्या करूं? एक्सेलेंट, इग्नोर कर दें। ये लाइन तो कब आनी थी? एंटिटी फेल हो जाती। कॉलेज वालों ने कहा ही नहीं, हमने पढ़ाना छोड़ दिया, हम पढ़ाने को तैयार हैं, तुम पढ़ो, तो इसलिए बस। अच्छा, आगे चलें। The remainder of the contract price is payable on completion of the contract when the customer obtains the physical possession and if customer default, customer ने भी default नहीं किया तो बस चलो लड़ाई माफ करो, जो भी हो गया। अब माय डियर 31 दिसंबर ये साल है 2008। 31 दिसंबर को
मैं रेवेन्यू क्यों ना रिकॉर्ड करूं? नो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड। मैं रेवेन्यू क्यों ना रिकॉर्ड करूं? बिकॉज पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन नो साइमल्टेनियसली रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग बाय कस्टमर। एंटिटी इज नॉट क्रिएटिंग, सॉरी एंटिटी ऐसी चीज नहीं बना रही जिसपे कस्टमर साथ साथ कंट्रोल ले रहे हैं, और कोई ऐसी खास नेचर की चीज भी नहीं है। तो बस ठीक है, फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड एंटिटी को ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं। कब रिकॉर्ड करे? एट अ पॉइंट इन टाइम। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अब आ जाए 2009 31 दिसंबर 2009। रेवेन्यू 100% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस अब डायरेक्ट लिख दें 3 लाख 3000। 3 मिलियन है ना, 3 मिलियन का मतलब 30 लाख। 30 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। कितने पैसे बकाए हैं? द रिमाइंडर इज पेएबल। ये तो पेएबल है। ओ भाई ये पेएबल नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि इस दिन पे होना है, तो पे हो गया होगा। इस तरह की होंगे कुछ लोग क्लास के बाद आ गए, ये तो पेएबल था। और पेएबल नहीं है, लिखा हुआ है कि इस दिन पे हुआ करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट की अंग्रेजी है। बताएं जी, जब उससे बिल्डिंग बना के दें तो उससे कितने पैसे लें आप? 27 लाख। कैसे? 3000 ज़रब 90%, 27। डन। ये 27 लाख रुपए बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट खड़ा हुआ है किताबों में, उसको खत्म। ये एंट्री कभी ना गलत कीजिएगा, कैश और रेवेन्यू वाली। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो बैलेंसिंग निकाली मैंने, अभी बैलेंसिंग ना निकालें, ऊपर वाली खत्म कर दें। चलें दूसरा तीसरा तो खुद ही कर लें। ओ ठहर जाना, सब्र नहीं हो, बिला वजह चीजों को मिक्स ना करें। हम करेंगे, खुद ही करेंगे। करें जी पॉइंट 2 और 3। टू और 3 प्लीज खुद ही करना है। टू कितने लोगों ने कर लिया? वेल डन। 3 करें। जी जी वो मैं बताता हूँ। ओके, दूसरा सिनेरियो पढ़ेंगे। क्या हुआ? एंटिटी एलोकेटेड द यूनिट 2 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही किसी और को। लेकिन पहले से एडवांस तो पकड़े ना, एडवांस तो पकड़े। वो तो 1 मार्च को उसने किसी और को दिया। 2008 सिनेरियो बी, 1 जनवरी 2008। जी भाई, कैश डेबिट करें और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 30 लाख ज़रब 10% इज इक्वल टू 300, 3 लाख। एंटिटी ने किसी और को दे दिया 1 मार्च को, एंटिटी ने किसी और को दे दिया। किसको गम होगा? बताएं उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट ने कैसे सेव किया? कस्टमर pays 10% and it is refundable if the entity fails. कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 1 मार्च, कैश क्रेडिट, उसका पैसे वापस कर दें। रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब ये नहीं कि रिफंडेबल है, रिफंड हो गया होगा फिर। क्या ईयर एंड पे? इसलिए कि वो कह रहे हैं 1 मार्च को मैंने कॉन्ट्रैक्ट को, तो तब लोगों के पैसे तो नहीं मारेंगे। सवाल ने लिखा हुआ था इट इज रिफंडेबल इफ द एंटिटी फेल्स। तो
if the entity fails, but when the entity failed, यकम मार्च 2009 अगर किसी ने लिखना है तो लिख के बस खाली नो एंट्रीज। तीसरे की भाई आपने की एंट्रीज, वेल डन। अच्छा, तीसरे की एंट्रीज जो है वो द एंटिटी कंप्लीट्स, एंटिटी ने कंप्लीट कर दिया है द यूनिट बट कस्टमर डिफॉल्ट, कस्टमर ने कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं ये एंट्री कब होगी, द एंटिटी कंप्लीट्स कब किया होगा, 31 दिसंबर 9 को, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो एंटिटी ने 2 साल बाद कंप्लीट किया होगा और कस्टमर कहता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब किसको गम होगा, एंटिटी को। कस्टमर को जरा सेव करें, इफ द कस्टमर डिफॉल्ट एंड द कस्टमर डिफॉल्ट्स, वो कहते हैं कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया और सवाल करता अगर तू करे डिफॉल्ट, कस्टमर डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट ना करके और एंटिटी डिफॉल्ट करती है चीजें ना बेच के। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन। अब आप लड़िएगा ना के सवाल में लिखा हो तो अगर बिफोर कंप्लीशन कर दे और आफ्टर कंप्लीशन का नहीं बताया हुआ था, मैं क्या करूं उसमें, फिर अलग अलग नहीं हो सकता, फिर मजबूरन इसी को यूज कर लें, क्या करें। तो कॉन्ट्रैक्ट उसने कंप्लीट करके दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन कस्टमर कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है जब्त कर लें इसका पैसा। वो तो उसने लिखा हुआ था कि अगर अधूरी चीज है तब भी तुम्हारा पैसा जब्त कर लूंगा, ये तो हमने उल्टा पूरी चीज बना के दे दी है, फिर तो जरूर पैसा उसका जब्त करें। मसला उलमा से पूछे कि जब्त करना जायज है या नहीं, वो फिर अलग। अच्छा, पॉइंट 3, 2008 बताएं जी कितना पैसा पकड़ा, यकम जनवरी 8, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ओके, अब वेट करें क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, द एंटिटी कम लीड्स, टर्म टेस्ट है कोई होमवर्क नहीं आज, द एंटिटी कम लीड्स, जी बोलें, वेट करें 2009 का, जब एंटिटी कंप्लीट कर दे, एक्सेलेंट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट जब्त करने की एंट्री, जिसे आप टैक्स की क्लास में फॉरफिटेड डिपॉजिट कहते थे, अगले का डिपॉजिट जब्त कर लिया तो उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले जाते थे मिसाल के तौर पे, तो ये भी इनकम है, खुशी है। हाँ, वो जितना सवाल में दिया होगा फिर बाकी P&L में डाल देंगे, खुशी जगह में प्रैक्टिकली पूरा बस जितना होता है वही वापस हो जाता है, वो कम से कम वो तो चलो कस्टमर ये कॉन्ट्रैक्ट ना करता, सेलर का थोड़ा सा नुकसान होता है ना। क्यों क्यों, क्लास के बाद बात कर लो। अच्छा, तो मोहतरम ये एक बड़ा ही आसान सवाल था, मुझे आप एंट्रीज करवा दें इसी सवाल की। अगर सवाल में कोई ऐसी लाइन लिखी होती कि एग्जाम्पल 5A बनेगी ना, एज्यूम PO is set, performance obligation is satisfied over time, अगर कोई ऐसी लाइन खुद सवाल लिख देता कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, तो फिर मेरे ख्याल से हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ती या सवाल देता। अब सिर्फ एक ही सिनेरियो हम कर रहे हैं कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, सिर्फ बिल्डिंग कंप्लीट वाला सिनेरियो कर रहे हैं और कोई ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं। अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और पीओ ओवर टाइम है, अब बता दें सेलर कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, यकम को क्या करेगा, बोले ना, यकम तारीख बताएं, यकम जनवरी 8, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट जी, 3000 ज़रब इज इक्वल टू 300, 31 दिसंबर 8
31 दिसंबर 8। इसको ऐसे करें आप कि इसको ऐसे करें कि आप 1 मिनट, आप P&L बनाएं 2008 का और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, फुल रेवेन्यू पकड़ें, फुल रेवेन्यू, और उस पे लगा दें। मुझे पता नहीं इतना आसान डेटा है कि आप वैसे भी लगा सकते थे, लेकिन मैं पुरानी चीज रिवाइज करानी थी, ये हमने सीखा हुआ है। लेकिन उस टॉपिक में हम कॉस्ट पे भी साथ साथ लगा रहे थे, सवाल में कॉस्ट नहीं दी हुई, बल्कि वाज़ेह तौर पे ना सवाल ने एक लाइन डाली है इसमें, इग्नोर अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट टू फुलफिल और कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं दी, वरना वो भी देता। अच्छा जी, अब इस बेस पे बता दें रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू एज ऑन निकलता होता है, ये फॉर द ईयर नहीं होता। व्हाट इज रेवेन्यू एज ऑन 1800, बट व्हाट इज फॉर द ईयर 1800। रेवेन्यू रिकॉर्ड करें कितना, आप बता दें पैसे आ गए हैं या पैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगले साल ही आने हैं। अब रेवेन्यू क्रेडिट करके रिसीवेबल डेबिट कितना, बेहतर है यार इसमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ना पहले पुरानी खत्म करें, ऐसा ना कर लें, पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पुरानी खत्म कर लें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या थी, लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, तो यहाँ तो डिलीवरी ओवर टाइम हो रही है। डिलीवरी का मतलब ओवर टाइम का ये नहीं होता कि साथ साथ चीज दे रहे हैं, डिलीवरी का ओवर टाइम का मतलब ये होता है कि पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म करें, बाकी कहाँ डाल दें, रिसीवेबल में कितना 1500। अच्छा एक मिनट, फिर मैं सवाल ले लेता हूँ। आखिरी साल बताएं जी, आखिरी साल की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन 2009 कितने % प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 100%। तो रेवेन्यू एज ऑन कितना है 100%, और फॉर द ईयर वही जो अभी किया था सारा, 3000 माइनस 1800, 1200। अच्छा माय डियर, पैसा कितना आया है, पैसा 2700, 90% पैसा आया ना 2700। पैसे के बारे में तो उसने बताया हुआ है। ओ भाई इतनी आसान एंट्रीज है, इनको ऐसे ना देख, इसमें तो कुछ है ही नहीं एंट्रीज में। कैश बोले 3000 इंटू 90% इज इक्वल टू 2700। अब बैलेंसिंग देख लें, रिसीवेबल ही खत्म होगा मेरे ख्याल से, जो रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया, नोट कर लें। हाँ जी माय डियर, मैंने क्या इस टॉपिक में असल में दूसरे साल का P&L बनाना आपके सिलेबस में नहीं है। आप ऐसा कर लो 40% कर लो, आप 40% कर लो यार। असल में कहानी पता क्या है, आने वाले दिनों में ना रेवेन्यू चेंज होता रहता है, कभी बोनस मिलना है नहीं मिलना, उसका अंदाजा बदलता है, इस वजह से वो अंदाजे बदलते हैं, इसलिए एज ऑन P&L इस टॉपिक में बनते हैं, और फिर इनका डिफरेंस लेके आप सीए फाइनल में फॉर द ईयर एंट्रीज किया करेंगे, क्योंकि कई दफा अंदाजे बदल जाते हैं, रेवेन्यू में बोनस मिलना है नहीं मिलना, कॉस्ट बढ़ रही है, मटेरियल महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा है। अगर अंदाजे ना बदलने हो ना तो फिर तो फिक्स्ड अमाउंट है। फिर आपका जवाब ज्यादा ठीक है कि मुझे इधर लिखना चाहिए था 3000 ज़रब 60%, 3000 ज़रब 40%, वो ज्यादा आसान तरीका था। लेकिन आई के बस ये अल्लाह का शुक्र है हमारे में दूसरे साल की एंट्री ज्यादा नहीं डाली हुई ऐसे सिनेरियो में। अगर कभी डालता भी है तो दूसरे साल अल्लाह का शुक्र है प्रोजेक्ट को कितना कंप्लीट कर देता है 100%, ताकि ज्यादा स्यापा ही ना हो। हाँ ऐसे भी नहीं देगा। डन जी। अच्छा चलें, उठने से पहले एक चीज बता दें, कैश की एंट्री क्यों नहीं गलत होगी, क्योंकि उसने बताया हुआ 10 और 9% मिलना है। तारीख क्या है इसकी, रेवेन्यू की एंट्री क्यों नहीं गलत होगी, क्योंकि उसने बताया हुआ 60% रेवेन्यू यहां रिकॉर्ड करना है और 40% रेवेन्यू, बाकी सारी गेम होती है जिसके कोई आधा एक नंबर होता है एंट्री में। आज और कल इंशाल्लाह आपको हम कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं भेजेंगे सिवाय 15 मिनट की एमसीक्यूज की कंसोलिडेशन की डिस्कशन के।
कल नहीं, आज ही कर लेंगे। हल्की फुल्की है, जाएं आप लोग, जाएं, कोई नहीं, घर पे कल ले लीजिएगा, वो तो ऐसी कोई इंडिपेंडेंट सी डिस्कशन है, उसको कौन सा अभी बंद